नेक्स्ट एनिमल के बारे में, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, चलिए, क्या वर्गीकरण, ये नेथोडेलिडा, नेथोडेलिडा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये लीच, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए बात करें अब। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संघ एनिलिडा की। तो इसे हम संघ एनिलिडा में क्यों रखते हैं? हाँ, पार्श्वपात पाए जाते हैं और इनका शरीर खंडित होता है, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं इसमें। वहीं हम बात करें इसके वर्ग हीरोडिनिया के बारे में, तो इसे हम हीरोडिनिया में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये होते हैं बाह्य परजीवी। इसके लिए कोई एक खास एक्चुअली की कैरेक्टर नहीं है हीरोडिनिया के लिए, ठीक है ना। तो ये होते हैं बाह्य परजीवी, इनमें प्रेजेंट होता है एंटी कोगुलेंट के तौर पर, मतलब स्कंदक, प्रतिस्कंदक के तौर पर प्रेजेंट होता है इसमें आपका हीरोडिन नाम का एक प्रतिस्कंदक, ठीक है, जो ब्लड को बाहर आने से थोड़ा क्लॉटिंग से रोकता है, ठीक है। वो रीजन अभी बताया जाएगा जब पूरी थ्योरी चलेगी उस वक्त, ठीक है। वहीं जब हम बात करें ग्रैथोडेलिडा, देखिए जब हम बात कर रहे हैं नेथोडेलिडा के बारे में, तब आप लोगों को पहले क्या बताया था कि एनिलिडा के सदस्य कैसे होते हैं? शरीर खंडों में विभक्त होते हैं, ठीक है। तो हीरोडेनिया में अब ये भी चूंकि इसमें आता है आपका खंडों में विभक्त होगा इसका शरीर भी, डायग्राम बनाया जाएगा बहुत अच्छे से, यहाँ से समझिएगा। मतलब सपोज कीजिए ये मैंने खंडों में विभक्त कर दी है इसकी बॉडी, ठीक है। तो हर एक खंड में 5 खंडों में विभक्त होता है ये, 1 2 3 4 5। हर एक खंड जो है कितने में विभक्त है? 5 खंडों में। तो इसी तरह ये हो गया एक खंड, ये दूसरा है, तो ये इसमें भी 5 खंड होंगे, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप जब भी इसको उठा के देखेंगे लीच को, तो हमेशा हो इसमें पता है कहने के लिए हीरोडेनेरिया में जो खंडों की संख्या होती है वो निश्चित होती है, जबकि निएंथीस में खंडों की संख्या जो होती है वो अनिश्चित होती है ना। मैंने उसमें कभी खंडों की संख्या का तो जिक्र किया ही नहीं, जिक्र किया था क्या किसमें कितने खंड होते हैं? नहीं करती कभी भी ना, एनिलिडा में कभी नहीं होते। लेकिन हीरोडेनेरिया में खंडों की संख्या निश्चित होती है। निश्चित से मतलब है कि इस पूरे लीच में जो खंडों की संख्या होती है वो होती है टोटल 33 खंड उपस्थित होते हैं, ठीक है। और हर एक खंड में कितने रिंग उपस्थित होंगे, कितने वलय होंगे? 5, ठीक। इन 5 खंडों की वजह से ही इसे हम किसमें रखते हैं? गढ़ नेथोडेलिडा में। वही इसका वंश है हीरोडेनेरिया, ठीक है। स्पीशीज तो बहुत सारी हो सकती हैं। चलिए बात करें अब
चलो पहले इसका एक वो देखो आप डायग्राम। बना लिया? हाँ भाई फर्स्ट ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके लीच के बारे में। तो हीरोडेनेरिया का एक कॉमन नाम, एक सामान्य नाम क्या है? लीच। ठीक है, इसे हम कहते हैं हिंदी में जोंक। ठीक है, जोंक में 2 चूषक पाए जाते हैं। कितने चूषक पाए जाते हैं? 2 चूषक, जिसे हम चूषक समझते हैं ना, चूसने वाली जगह जो होती है चूषक, शक्कर बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा केमिस्ट्री लैब में दिखाया जाता है, शक्कर मौजूद होता है जिसमें से हम लोग है ना कोई चीज सक करते हैं। ऐसे एक पिपेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से कुछ केमिकल या कुछ भी चीज सक करनी होती है ना, तो ऊपर इस तरह से उसको बंद करके रखते हैं उसको, है ना। तो वो शक्कर की तरह हम उसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम चूसते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लीच में 2 शक्कर मौजूद होते हैं, चूषक मौजूद होते हैं। एक होते हैं मुख की तरफ जिसे हम बोलते हैं अग्र चूषक। क्या बोला जाता है? अग्र चूषक। एक होता है इसका पश्च चूषक। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। पहली बात, जब ये 2 प्रकार के चूषक हैं तो इसमें जो इसका पश्च चूषक होता है, ठीक है, पोस्टीरियर शक्कर, ये पोस्टीरियर शक्कर की मदद से ही अपने किसी पोषक पर, किसी अपने परपोषी पर चिपकता है। भाई अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? ये बाह्य परजीवी है। बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी में अंतर समझते हैं आप लोग? एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, भाई जानते हैं अंतर? फर्स्ट ईयर ऑनलाइन अंतर बताइए फर्स्ट ईयर मैम। देखिए क्लास, जब हम बात करें यहाँ पर परजीवी के बारे में तो 2 प्रकार के परजीवी होते हैं। एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। ठीक है, परजीवी मतलब जो अपने पोषण पदार्थ के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, वहीं जब हम बात करें बाह्य परजीवी की तो ये एक ऐसा परजीवी है जो अपने पोषक पदार्थ को किसी के शरीर के ऊपर चिपक कर लेता है। ठीक है ना, शरीर के ऊपर चिपक जाता है किसी की वजह। जोंक जो है वो शरीर के अंदर प्रवेश करके नहीं लेती है,
वो शरीर के बाहर चिपकती है और अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करती है ना। इसीलिए क्या बताया, ये एक बाह्य परजीवी है, ठीक है। वहीं जो अंतः परजीवी होते हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं फैसियोला हिपैटिका के बारे में, है ना। तो लिवर फ्लूक वो कहाँ रहता है, शरीर के बाहर चिपकता है क्या? वो नहीं, वो शरीर के अंदर रहकर क्या करता है, अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, ठीक है। टीनिया सोलियम, ठीक है, फीताक्रमी क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, शरीर के अंदर रहकर अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ थोड़ा अंतर है। तो पहली बात जब हम बात करें क्लास यहाँ पे हीरोडेनेरिया के बारे में, लीच के बारे में, तो एक तो ये बाह्य परजीवी है और साथ में ये होते हैं आपके रक्त परपोषी। क्या होते हैं, रक्त परपोषी होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि रक्त परपोषी क्या होते हैं, ठीक है। तो रक्त परपोषी का मतलब होता है क्लास, ये अपने पोषण पदार्थ के तौर पर रक्त का सेवन करते हैं। रक्त मतलब ब्लड, खून, ठीक है। तो पोषण पदार्थ के तौर पर किसको लेते हैं, ये खून को, खून पिया करते हैं, चूसते हैं ना, खून चूसते हैं ये, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में सांगिवेरस बोला जाता है और हिंदी में इन्हें रक्त परपोषी कहते हैं, ठीक है। वहीं इनमें खंडों की संख्या कितनी है, 33 खंड उपस्थित होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हिस्सा बनाया हुआ है ये है इसका डोर्सल साइड, वहीं ये इसका है वेंट्रल साइड। डोर्सल मतलब जो इसका पृष्ठ भाग है, ठीक, और ये इसका अधर भाग, नीचे की तरफ से पोर्शन जो है, ठीक है। वही बस बनाने का तरीका थोड़ा सा दिखाया है, पृष्ठ भाग को थोड़ा सा मोड़कर दिखाया गया है ये, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा डायग्राम तो, ठीक है। जब हम बात करें क्लास यहाँ पर इसके, पहले के कुछ डॉक्टर जो क्या सोचते थे कि बहुत सारे लोगों में खून की अधिकता हो जाती है, अधिकता मतलब किसी किसी इंसान में बहुत ज्यादा खून हो जाता है, तो उस वक्त है ना उनके शरीर से ब्लड निकाल लेते थे वो, और ब्लड निकालने के लिए किसका यूज करते थे वो, लीच का, कि वो अपने साथ हमेशा लीच लेकर चलते थे कि तेरे अंदर बहुत खून की अधिकता हो गई है, चल इसको दे दे ठीक है। तो लीच लेकर चलते थे जिससे उसमें से खून चूस लेता था लीच। लीच की स्पेशलिटी क्या होती है कि ये एक बार में इतना खून चूस लेता है कि इसके शरीर का जितना भार है ना उस कम से कम उसके बराबर बल्कि उससे भी अधिक ले लेता है ये, मतलब इतना इसका वजन भी नहीं होता जिससे ज्यादा ये खून चूस लिया करता है सामने वाले से। ऐसा क्यों करता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है, ऐसा क्यों करता है? तो यहाँ पर ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जरूरी नहीं है इसको दूसरा परपोषी बहुत जल्दी मिल जाए, ईश्वर जाने दूसरा परपोषी उसको कब मिले, है ना। तो जब तक के लिए अपना पोषक पदार्थ कैसे प्राप्त करेगा, ये एक बार में खून चूस लेता है और इसकी एलिमेंट्री कैनाल मतलब इसकी आहार नाल में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है, अन्नपुट बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो अन्नपुट में उस रक्त को भर लेता है जिसका उपयोग वो बाद में करता है। जैसे हम लोग भी तो भाई हमारे अंदर क्या मौजूद होती है, एडिपोज टिश्यू होते हैं, जैसे हमारी स्किन जो त्वचा जो होती है सबसे ऊपर की लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस की, ठीक, एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस, ठीक, डर्मिस के नीचे यहाँ पर उपस्थित होते हैं आपके सबक्यूटेनस टिश्यू। सबक्यूटेनस टिश्यू में पाई जाती हैं आपकी एडिपोज कोशिकाएं जिनमें हम जो भी कुछ खाते हैं तो जो हमें जितना पोषक पदार्थ चाहिए होता है वो तो हम लोग ले लेते हैं, बाकी का जो है वो एडिपोज टिश्यू में संचित हो जाता है फैट के तौर पर, एडिपोज टिश्यू में संचित हो जाता है ना ये, जिसका उपयोग हम कब करते हैं, जब हम लोग व्रत वगैरह करते हैं तब हम खाना तो खाते नहीं है, फिर हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, इन्हीं एडिपोज टिश्यू में जो आपने पहले से फैट संचित किया हुआ है, वसा संचित की हुई है ना, उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीकृत होगा तब हमें एनर्जी मिलती है ना। तो इसी तरह से ये लीच क्या करता है, अपने क्रॉप में भर लेता है उस खून को और उसका उपयोग वो बाद में करता है जब से कोई दूसरा परपोषी नहीं मिलता है, उस दौरान ये अपने उस क्रॉप में अन्नपुट में से उस खून का यूज किया करता है, ठीक है। देखिए एक खास बात और, जब हम बात करें लीच की क्लास, ठीक है, तो इस 33 खंड में से इसमें कुछ, मैम टाइम है बताने को, हाँ ये टाइम तो है, ठीक है।
देखिए इसमें जो 10th और 11th सेगमेंट होते हैं, ऊपर से जब हम बात करें इसके 10th और 11th सेगमेंट की, तो उस 10th और 11th सेगमेंट में जेनाइटल पोर उपस्थित होते हैं, मतलब जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नर जनन छिद्र, मेल जेनाइटल अपर्चर एंड फीमेल जेनाइटल अपर्चर। ठीक है ना, मतलब नर जनन छिद्र और मादा जनन छिद्र। ठीक है, पहली बात ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी होने की वजह से भी इनमें स्वनिषेचन नहीं होता, इनमें पर निषेचन ही होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जैसे आप लोगों को कल भी बताया था, इस बारे में बताया था ना कि ये भले उभयलिंगी तो होते हैं पर होगा इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही। मतलब क्यों? क्योंकि इनमें दो लीच, अगर हम लीच के बारे में बात करें तो दो लीच में से एक तो फीमेल की तरह काम करेगी और एक मेल की तरह काम करती है। ठीक है ना, तब उनमें जब बैथुन की प्रक्रिया होती है तब कहीं जाके वो क्या करता है, पर निषेचन होता है। ठीक है, ये भले ही उभयलिंगी तो होंगे मगर इनमें कैसा होगा, देखिए एक ही लीच में उपस्थित है मेल और फीमेल दोनों जेनाइटल अपर्चर, जनन छिद्र एक ही में उपस्थित है ना, लेकिन फिर भी यहीं के यहीं ये क्या निषेचन चाहे तो कर सकते हैं पर होता नहीं है, स्वनिषेचन नहीं पाया जाता है इनमें। ठीक है, पर निषेचन ही पाया जाएगा। क्लियर? ठीक है, वहीं जब हम लोग बात करें इनमें एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पर्याडिका, जिसका जिक्र हमने उसमें भी किया था जब हमने वो लक्षण बताए थे पर्याडिका के बारे में, कि एनिलिडा के कैरेक्टर में क्या उपस्थित होती है, क्लाइटेलम। क्या पाई जाती है इसमें, क्लाइटेलम पाया जाता है। ये क्लाइटेलम जो है ये किसका निर्माण करता है, ये अपने जनन काल में कोकून बनाता है। क्या बनाता है, कोकून। ठीक है, तो कोकून कहाँ भरे रहते हैं, ये क्लाइटेलम में भरे रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे इसके आगे। ठीक है।